बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। बहुत सारे सवालात बच्चों के हवाले से हमसे पूछे जा रहे थे कि जी बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं कि जी हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी, हमारे बच्चे खाना खाते हैं हज़म नहीं हो रहा। फिर दूसरी तरफ बहुत सारी माओं का ये भी कंसर्न था कि ओबेसिटी बच्चों में, और ये तो डॉक्टर्स भी बार बार बता रहे हैं, समझा रहे हैं, माहिर ग़िज़ायात भी बता रहे हैं, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो बच्चों में ओबेसिटी अगर है तो फिर उसके लिए क्या करना है, होती क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके बाद कुछ ख़वातीन के मसाइल आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम रिलेट कर रहे हैं आपकी डाइट के साथ, क्योंकि सारा मामला ही आपकी डाइट का है। वो चाहे कुछ गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर मोटापे से रिलेटेड आ रही हैं, हमने डाइट को कंट्रोल किस तरह करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई किस तरह से करना है। हमारे साथ जी माहिर ग़िज़ायात है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सहर चावला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले एक जो हम ना वो एक रन डाउन सा बना लेते हैं कि कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम्स लोग ज़्यादा जो डिस्कस करना चाह रहे हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा अब देखा जा रहा है कि हाइट की प्रॉब्लम आ रही है। ऑल दो पेरेंट्स, हम तो थोड़ा सा कहते थे ना जेनेटिक का रूल्स है, माँ बाप लंबे हैं तो वही बच्चे भी लंबे होंगे, बट अब वो प्रॉब्लम जो है वो उल्टा भी होता चला जा रहा है। क्यों ऐसा है? एब्सोल्युटली, इसकी जो रीज़न है वो जेनेटिक से ऊपर। एक चीज़ होती है ना जेनेटिक, एक चीज़ होती है एपीजेनेटिक। एपीजेनेटिक का मतलब है कि वो फैक्टर्स जो आपके डीएनए से तो ट्रांसफ़र नहीं होते, वो आपके इन्वायरमेंट का कोई भी फैक्टर हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हो सकते हैं, आपके स्ट्रेस हो सकता है। ये सारी चीज़ें मिल के आपके डीएनए को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी जीन्स को चेंज कर सकते हैं। इसको आप एपिजेनेटिक्स कहते हैं। और ये एपिजेनेटिक्स आपके पास बेनिफिशियल भी हो सकती है, यानी अगर आपको नस्ल दर नस्ल कैंसर की बीमारी चल रही है लेकिन आपने अपनी न्यूट्रिशन से, अपने स्ट्रेस से, अपने लाइफस्टाइल से आपने कैंसर के जीन्स को टर्न ऑफ कर दिया है, तो ये आपकी बदकिस्मती में भी यूज़ हो सकता है अगर आपके डिसीजंस रिलेटेड टू योर लाइफ, योर एनवायरनमेंट अच्छे नहीं है। यानी अगर एक चीज़ आप में नहीं थी, यू वर सपोज टू बी टॉल एंड हाइट इज़ प्रीडोमिनेंटली अ जेनेटिक ट्रेट, कद प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक ट्रेट ही है, लेकिन अगर आप इस तरह की एनवायरनमेंट में इस तरह का इंसल्ट और अब्यूज़ शामिल होगा जो आपके ग्रोथ हार्मोन को स्विच ऑफ करेगा, जो आपकी हड्डियों की जो ऑसिफिकेशन होती है, यानी जो कार्टिलेज की प्लेट क्लोज होनी होती है, उसके प्रोसेस को वो जल्दी कर देगा। उसके मतलब अगर वो डिलेड प्रोसेस होना होता है ताकि टांगों की हड्डियाँ लंबी करती रहे, या आप की लाइफ में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स शामिल नहीं हैं जिन्होंने आपके मास्टर ग्लैंड से, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकालना है, तो माँ बाप जितने भी लंबे हों, जब ग्रोथ हार्मोन ही नहीं निकलेगा आपकी रूटीन से, आपके लाइफस्टाइल से, तो आप कैसे लंबे होंगे? तो अच्छे जेनेटिक्स को हरा सकती है ये चीज़ और कद छोटा हो सकता है। किस एज से हमें ये देखना चाहिए कि अगर बच्चे की हाइट नहीं निकल रही तो ये अलार्मिंग है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब है, और फिर क्या इसके लिए हमें प्रॉपर कोई टेस्ट वगैरह कराने चाहिए? ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर टेस्ट होता है, पाकिस्तान में भी टेस्ट होता है, किसी भी अच्छी रिप्यूटेड लैब पर टेस्ट होता है। मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं ना जिनके बच्चों को हाइट का प्रॉब्लम होता है, उनके जो 5-6 टेस्ट मैं ज़रूर करवाती हूँ। उनमें ग्रोथ हार्मोन होता है, एक थायराइड होता है, एक मैं फास्टिंग इंसुलिन करवाती हूँ, क्योंकि इंसुलिन भी बहुत हाई हो ना फिर भी ग्रोथ हार्मोन जो है वो सिक्रीट नहीं होता। कुछ मैं उनके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स करवाती हूँ, विटामिन बी के, जिंक के, विटामिन डी अगेन अगर नहीं होगा तो आपका नहीं बढ़ेगा। 6-7 साल की उम्र तक अगर आपको फील हो रहा है तो आपको ग्रोथ हार्मोन वगैरह का टेस्ट करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप यकीन करें, मैं ना जब भी पेरेंट्स को ये टेस्ट लिख के देती हूँ ना, ये जो मैंने 5-6 बताएं, मैं फूड एलर्जी भी करवाती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ना वो ग्लूटेन से एलर्जिक होते हैं। इतने सारे मेरे पास बच्चे आते हैं ना जिनकी मैंने सिर्फ ग्लूटेन छुड़वाई और 6 महीने बाद उनका कद निकलना शुरू हो गया। क्योंकि अगर आपको किसी खाने से एलर्जी, आपको खाई जा रहे हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम को वो ट्रिगर करी जा रहा है, तो वो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं एब्जॉर्ब होंगे ना, आपके इंटेस्टाइन में टेयर आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ही नहीं एब्जॉर्ब होंगे, बॉडी को कैसे मिलेंगे, कद कैसे बढ़ेगा? तो मैं अक्सर हमेशा यकीन करें, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि जो मैंने आपको 6 टेस्ट लिख के दिए हैं ना, इसमें से एक ना एक का लेवल जो है वो ख़राब आना है। और अक्सर ऐसा होता है विटामिन डी, थायराइड और ग्रोथ, ये सबसे ज़्यादा हैं जो ख़राब आते हैं, और सिर्फ उनका फिर मैं उन चीज़ों का इलाज करती हूँ डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट, और फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है उसमें शफा होना शुरू हो जाती है और रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास फिर पेशेंट्स आते हैं फॉलोअप के लिए, 6 महीने में 2 इंच बड़ा होता है, 3 इंच बड़ा होता है। अगर जेनेटिक्स में कद है तो मैं ये भी क्लियर कर दूँ, अगर जेनेटिक्स में कद नहीं है तो न्यूट्रिशन से कद बड़े होना इज़ अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी। ये मैं बता, अगर मेरे पास कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं कि अम्मी का कद 5 फुट भी नहीं है, अब्बू का भी बस 5-1-2 है, और वो कहते हैं डॉक्टर साहबा हमारी बेटी को 5-8 का कर दें, तो मैं कहती हूँ यू नो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। डाइट का इसमें क्या रोल होता है? कुछ लोग कहते हैं हमने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी डाइट दी, नट्स, देसी घी खिला रहे हैं, पराठे खिला रहे हैं, हर वो चीज़ जो कि भरपूर है,
बट फिर भी तो डाइट से कुछ बेहतरी आती है? बट डाइट से 100% बेहतरी आती है। आपका ये जो ग्रोथ हार्मोन है जिससे सिक्रीट होना है, इसको सिक्रीट होने के लिए बी वाइटामिन्स चाहिए। आपके पास 8 तरह के बी वाइटामिन्स होते हैं। अगर आप गूगल करें, रिसर्च करें 8 तरह के बी वाइटामिन्स को, तो ये आपके पास अंडों में, हेल्दी ग्रेन्स में, नट्स में, सीड्स में, B12, B6, B9 गोश्त वगैरह में होता है। यानी वही एक बैलेंस डाइट आप दे रहे हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। यही बी वाइटामिन्स आपका मूड भी कंट्रोल करते हैं, आपकी बॉडी का एनर्जी मेटाबॉलिज्म, उसकी प्रोसेसिंग भी कंट्रोल करते हैं, कि फूड की आपकी हाइट भी कंट्रोल करते हैं। विटामिन डी अगेन हमारी अवाम, हमारा जो ये एशियन रीजन है वो विटामिन डी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है। अगर विटामिन डी नहीं है आपकी हड्डियों की ऑसिफिकेशन ही नहीं हो सकती। ऑसिफिकेशन का मतलब उसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स ठीक तरह डिपॉजिट ही नहीं हो सकते। कैल्शियम ही नहीं डिपॉजिट होगा तो हड्डियाँ आपके पास कहाँ से बड़ी होंगी। विटामिन K2 का भी मैं पेरेंट्स को कहती हूँ ख्याल रखें। अच्छा मैं बताऊँ K2 आपके पास क्या करता है। K2 वो कैरी डब्बा है, उसकी कमी से भी अक्सर हाइट कम होती है। K2 वो कैरी डब्बा है जो कि कैल्शियम को लेके जाता है उसके पते पर। विटामिन डी ने आपके पास इंटेस्टाइन और किडनी, इंटेस्टाइनल ट्यूब्यूल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स से कैल्शियम जज़ब करना होता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको जो विटामिन चाहिए दैट इज़ विटामिन K2। विटामिन अपने बच्चों को मक्खन दें, ग्रास फेड मक्खन दें, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन K2। एक मैं और बात कहूँगी, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हमें नॉलेज दी और हमें सहूलतें दी हैं तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में ये ट्रेंड नहीं होता था कि फ़ूड एलर्जी टेस्ट कराएं। आपके बच्चे 3-4 साल की उम्र के हैं ना, कोई मसला नहीं भी है, एक उनका फूड एलर्जी टेस्ट करवा लें, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। वो बड़ी आसान होती है उसकी रिपोर्ट पढ़नी। उसमें उन्होंने एक पैरामीटर दिया होता है, इतने से इतने लेवल तक का मतलब है कोई नहीं है, इतना 0.35 जो भी उस पर होता है उससे ऊपर है तो आपको एलर्जी है। वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता लग जाएगा जी इस चीज़ से एलर्जी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान का एक डिफरेंट मेकअप रखा हुआ है। नो डाउट। और हम इस जदीद दौर की खुशकिस्मती ये भी है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को जल्दी पकड़ सकते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर आप एक फूड एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं, आपको 4-5 साल की उम्र में पता लग जाएगा। चलें जी, एक तो फूड एलर्जी टेस्ट अपने बच्चों का लाजमी कराएं 3 से 4 साल की एज में सहर करनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ है जो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम कर रही है। एक अच्छी सी ग़िज़ा बता दें जिसमें बच्चे आपके ना तो आजकल के बच्चों की तरह लेथार्जिक नज़र आएँ, बड़े एनर्जेटिक क्लास में भी परफॉर्म करें और आपको भागते दौड़ते नज़र आएँ, हाइट भी अच्छी रहे। आपने बच्चों को 3-4 साल के बाद से जो अच्छी प्रॉपर ग़िज़ा देनी है वो क्या है? खूब बड़ा गोश्त, रेड मीट, मटन। यकीन करें कि जितना न्यूट्रिशन रेड मीट में है ना और जितना न्यूट्रिशन ऑर्गन मीट में है, अपने बच्चों को ऑर्गन मीट का जायका डालें। जो आपके पास बीफ का लिवर होता है ना, उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस फूड पूरी दुनिया में नहीं है। नेम अ विटामिन एंड मिनरल जो आपके पास कद और जहानत के लिए चाहिए और वो ऑर्गन मीट में नहीं है। अपने बच्चों का टेस्ट डेवलप करें, क्योंकि फिर बाद में ना बच्चे सारी ज़िंदगी गोश्त नहीं खाते हैं, क्योंकि वो आदत नहीं उनको डाली होती है। खूब गोश्त, खूब मक्खन, खूब घी अपने बच्चों को खिलाएं। अगर वो ग्लूटेन एलर्जिक नहीं है, दें उनको गंदम का आटा, वरना आप उनको बाकी ग्रेन्स दें। और मेक श्योर करें, अब ये जिंक की भी जो मैं बात कर रही हूँ आपके पास कद बढ़ाता है, जिंक सबसे ज़्यादा शेलफिश और ऑर्गन मीट में होता है। और बहुत बड़ी बात, कोर लेवल पे जाके अपने बच्चे को एजुकेट करें, उसको बताएं हेल्दी खाना क्या है, अनहेल्दी खाना क्या है, बिकॉज आप अपने बच्चे को हर वक्त सुपरवाइज नहीं कर सकते ताकि वो अनहेल्दी खाने से दूर रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दूसरी तरफ ओबेसिटी बच्चों में एक बहुत बड़ा इशू बनती चली जा रही है। अच्छा, अब वो आपका बच्चा 13-14 साल का है तो सारे कहते हैं वाह वाह वाह, तो ये तो गुपलू सा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कर रहा होता है। बच्चे के रंग में पिलाहट भी आ रही होती है, और वो मोटापा जो है वो फिर मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा, आप प्रॉपर चल नहीं पा रहे, सांस चढ़ रही, तो मोटापे के प्रॉब्लम होते हैं। क्या करना है? अच्छा, ओबेसिटी जो है ना आपके पास, वो बेसिकली क्या है, वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है, वो सोजिश की स्टेट है। तो मैं प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उसको इनकरेज करना छोड़ दें बच्चों में भी। इवन के वाकई बहुत क्यूट लग रहे होते हैं 3-4-5 साल के बच्चे गुपलू गुपलू से, लेकिन आपका बच्चा सूजा हुआ है, इसमें खुश होने की आपको बात नहीं है। और अगेन आपके पास मेरे पास आप यकीन करें, मैं ना एकदम हैरान हो जाती हूँ, 14-15 साल की उम्र के बच्चे आते हैं डायबिटिक। अच्छा, अब ये कितने गूज़बम्स होते हैं, आपको दिल दहला देने वाली बात है कि इतना सा बच्चा डायबिटिक है, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके माइंड में ये बातें भी आना शुरू हो जाती हैं कि अभी से डायबिटिक है तो उसका आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये ऑफ कोर्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, ये आपकी इग्नोरेंस की वजह से हुआ है। अगर आपने नॉलेज लिया होता, इल्म लिया होता, और अपने बच्चों को उसके लिए हर एक को डॉक्टर बनने की या न्यूट्रिशनिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अब तो ये चीज़ें इतनी ये नॉलेज इतना ईजिली अवेलेबल है, इतनी ईजिली एक्सेस अवेलेबल है। अगर आप अपने बच्चों को नीट खाना देंगे, उनकी एक्सरसाइज होगी, उनकी स्लीप और उठने की रूटीन अच्छी होगी ना। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना जब क्लिनिक पे, जी अब तो डॉक्टर साहिबा 4 महीने की समर वेकेशन है, हम तो खुद 2 बजे उठते हैं, तो हम इसको क्या करें। बट शहर एक ये भी है ना कि वो बच्चों को एक्सरसाइज कराएं,
बच्चों का क्या लेना? एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है बच्चे को, बच्चे की खेलना ही उसकी एक्सरसाइज है। हाँ। बच्चे को जिम से, आई डू एग्री, बच्चे ने क्या जिम जाना है, बच्चों का मेटाबॉलिक रेट इतना हाई होता है इसलिए तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है उनका, और उनकी कैलोरी बर्निंग भी तेज़ होती है। आपके बच्चों को मेरी तरह और आपकी तरह कैलोरीज बर्न करने के लिए एक्स्ट्रा 16-17 साल का बच्चा तो बार बार उसको क्या लगे, क्योंकि उसके मेटाबॉलिक रेट तेज़ होता है और खासकर लड़कों का तो बहुत ही तेज़ होता है, ठीक है ना। तो आप बस बच्चों का एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, और ये जो सुबह की वॉक और सुबह की सैर है ना, ये आपके घर का, आपकी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात होना चाहिए। ये तो बचपन से, ये कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है, ये आपका वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि आप सुबह वॉक करते हैं। सोचें जिस दिन का आगाज़ ही है ना आप मोबिलिटी से कर रहे हैं, आधी बीमारियां आपकी 2 बातों से 3 बातों से ख़त्म हो जाती हैं। आप पानी अच्छा पीते हैं, आप सुबह वॉक करते हैं, आप खाना आराम से चबा के खाते हैं। अगर ये चीज़ें आप अपने बच्चों को ये आते दे देना, ये मोती जैसे तोहफे हैं जो आप अपने बच्चों को देंगे ना। उनको हाजमे के मसाइल होंगे, सुबह के टाइम वो वॉक करेंगे तो उनका जो लिम्फ है, उनकी जो सर्कुलेशन है, उनकी जो बाल मूवमेंट्स अच्छी रहेंगी, हाइड्रेटेड रहेंगे तो उनकी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, बीमारियों से महफूज रहेंगे। अपने बच्चों को ये तोहफे दें, ये इनके तोहफे दें उनको। अगर बच्चा ओबेसिटी का शिकार है, क्या चीज़ें उसकी डाइट से एलिमिनेट कर दें? इमीडिएट इफेक्ट कहते हैं ना कि कोई रूल इम्प्लीमेंट करना हो। डेयरी, फिलहाल ग्लूटेन भी एलिमिनेट कर दें क्योंकि एक बार बॉडी में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और शुगर और फ्राइड, ये चीज़ें तो आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। और मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि बच्चों को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। भला फास्टिंग से भी किसी को नुकसान हुआ है आज तक दुनिया में? फास्टिंग से कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप बच्चों को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कराएं। अगर आपके बच्चे ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं, मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना छोटे छोटे टीनेजर्स, ये जो डायबिटिक हो गए, मैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग करवाती हूँ, 6-6 महीने करवाती हूँ, उनका वेट लूज़ कराती हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको दूसरी रूटीन की तरफ लेके आते हैं। और कोशिश करें कि उनके ग्रेन्स भी एलिमिनेट करें, थोड़ी देर उनको ज़रा हेल्दी फूड पे रहें, और आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि खुश खबरी आपके केस में ये है कि आपका बच्चा जवान है, छोटा है, तो उसकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये अच्छी चीज़ होती है। जी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं स्ट्रेट क्लास। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कल रात कोई 11 बजे मैं अपनी अम्मा के घर से जा रही थी अपने घर। सो मैंने तकरीबन कोई 5-6 घर ना ऑल द वे समनाबाद से इकबाल टाउन तक ऐसे देखे जहाँ पे बाहर डिलीवरी बॉय था 11 बजे के करीब। ये ट्रेंड बनता जा रहा है। मैं मतलब लोग खाना ऑब्वियसली 8-9 बजे आप खा लेते हैं, फिर 12-1 बजे तक अगर आप जाग रहे हैं, और वीकेंड पे ये लाहौरियों का एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। अब आप अगर 12-1 बजे फास्ट फूड, ऑब्वियसली बच्चे भी खा रहे हैं, यंग बच्चियां भी खा रही हैं, उनके मसाइल भी, फिर उससे ये फास्ट फूड क्या बहुत बड़ी तबाही है आपकी हेल्थ के लिए? देखिए ना, फास्ट फूड का जो सिनोनिम है, उसका जो दूसरा नाम है वो जंक फूड है। जंक किसे कहते हैं? कचरे को। एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली दैट इज़ द कचरा फूड। मैं भी आपको ना इसका एक अपने वो पर्सनल एक्सपीरियंस से जवाब देती हूँ। मेरे घर में जो मेरी कुक है बच्ची, तो मैंने उसको कहा कि तुमने फिर आज अपने लिए पास्ता बना ली, मैंने तुम्हें कहा भी है कि तुम ये मत लो, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे हार्मोन्स ख़राब, और फिर तुम साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी रही हो। तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया, आप भी फिर मैं क्या करूँ इंजॉयमेंट के लिए? आप समझ, बिकॉज आई देन रियली फेल्ट, बिकॉज मैं ट्रैवल भी बहुत करती हूँ। यहाँ पे मैं एक नफ्सियाती और हमदर्दाना पहलू भी हमारे लाहौरियों के लिए कहना चाहूँगी, इंजॉयमेंट के लिए बेचारों के पास है क्या खाने के अलावा? तो मैं आप लोगों की नफ्सियात से पूरी हमदर्दी करती हूँ। आई डू अंडरस्टैंड कि और कोई रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी एंड एवरीबडी कैन नॉट गो आउट एंड ट्रैवल। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इससे पहले कि रात को आपको पिज़्ज़ा खाने की भूख लगे, उससे पहले आप सो जाएं। There is no other way to sleep before you can order a pizza. Exactly. This is the only way you can stop that. Exactly. There is no other way. और मैं एक बताऊँ, इसके पीछे मेडिकल रीज़न भी है, जोक्स अपार्ट। जब आप जागते रहते हैं ना 11 बजे के बाद, आइडियली है ना आपका कॉर्टिसोल, आपका स्ट्रेस हार्मोन नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर आप 11 बजे के बाद जागते हैं, आप अल्लाह के क्लॉक से बगावत करें ना, बिकॉज अल्लाह सेज गो टू स्लीप, अब मेलाटोनिन ऊपर जाएगा, कॉर्टिसोल, आपका कॉर्टिसोल ऊपर जाना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है, वो ऊपर जाता है तो वो मांगता है प्लेजर हार्मोन डोपामीन। डोपामीन हम कहाँ से लेते हैं? फूड, ऑब्वियसली, मोस्टली हम लोग फूड से लेते हैं कि प्लेजर। फिर आप जाते हैं, आप जाके फ्रिज खोलते हैं एंड यू डू ऑल ऑफ दैट। और अगेन मैं एक बात बताऊँ कि ये
इस तरह ये भी नफ्स पे कंट्रोल करना इसको कहते हैं। आप अपने नफ्स पे, खाने की ख्वाहिश पे कंट्रोल भी, अगर आपको अवेयरनेस और एजुकेशन हो ना, आप कर सकते हैं। और यही हमारा काम है, यही हमारा मकसद है, आपको बताना कि ये इतना नुकसानदेह है कि फिर जब आप 35 और 40 की एज क्रॉस करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन इतनी क्रॉनिक हो गई होती है कि आपका शायद कुछ किलो तो नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो इन्फ्लेमेशन आपकी हड्डियों और आपकी ब्लड वेसल से नहीं जाती, कभी नहीं जाती है। तो ये जो लेट नाइट खाना खाना है ना, ये आपके लिए इतना अच्छा, लेट्स सपोज सेफ चीज़ बता दें, अगर रात को आप उठें, आपको भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, तो ऐसा क्या आप खा सकते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसान? अच्छा, अगर मेरी कभी रात को आंख खुल जाए ना और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगे और मैं या 2 खजूरें खा लेती हूँ या मैं केला खा लेती हूँ, वो आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज कर देता है। आपने नोट किया होगा, अगर आपने कभी एथलेटिक गेम्स देखी और स्पोर्ट्स देखी, वो जो एथलीट्स भाग नहीं रहे होते, जो एक को पकड़ाता है वो फिर भागते हैं, आपने नोट किया होगा अक्सर वो भागते भागते केला खा रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि केला एकदम आपको जो है ना ब्लड ग्लूकोज रिलीज देता है, आपको स्टेबल कर देता है। केला खाने के एक और रीज़न भी है, केले में आपके पास मौजूद होता है ट्रिप्टोफैन आपकी अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन आपकी बॉडी में जाके न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है सेरोटोनिन ना बहुत लोगों को पता है कि वो आपका प्लेजर कंट्रोल करता है, रिवॉर्ड फिनोमिना कंट्रोल करता है, मूड रेगुलेट करता है। केला रात के टाइम खाना इज़ अ ग्रेट आइडिया। अगर आपको भूख लगे तो आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज हो जाता है, आपकी नींद अच्छी होती है, आपका सेरोटोनिन ऊपर जाता है। चलें जी, ये आपको एक ज़बरदस्त सी टिप दे दी है। ख़वातीन के इश्यूज़ की तरफ आ जाती है। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत बच्चियों को देखती हूँ, इवन 20-22 साल की बच्चियाँ हैं, और उनको नहीं पता उनके हार्मोन डिस्टर्ब हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या चल रहा है। आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आने लगी। बच्चियों के फेस पे बाल आना शुरू हो गए हैं, बच्चियों के फेस पे ब्लैक अच्छे खासे बड़े निशान पड़ना शुरू हो गए हैं। फिर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, और ख़ास तौर पे पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा मोटापा आना शुरू हो गया। अब हम समझते हैं कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन जब आप 25-26 साल में जाते हैं, आपको पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू होते हैं, और फिर पता चलना शुरू होता है ये तो बहुत पुराना मसला चल रहा था जिसको हम इग्नोर कर रहे थे। ये हमारी डाइट के साथ लिंक है? एब्सोल्युटली हमारी डाइट के साथ लिंक है। आपके पास जितनी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस, आपकी बॉडी में ना 2 हार्मोन बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, एक आपका इंसुलिन और एक आपका थायराइड। और ये मैंने क्यों कहा बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं कि अगर ये दोनों खराब होना है, ये बाकी सारे हार्मोन्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपका अगर थायराइड नीचे हो, वो भी आपका फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को डिस्टर्ब करेगा। मेजॉरिटी मेरे पास जितनी पेशेंट्स आती हैं ना, जिनको एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी हुई होती है, यानी जिनको रसौली बनी होती है ब्रेस्ट में या यूट्रस में, या एंडोमेट्रियोसिस होता है, या जिनको बहुत पीरियड्स की हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, यकीन करें ना उनका साथ हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री होती है। क्योंकि जब थायराइड नीचे जाए, एस्ट्रोजन डिस्टर्ब होता ही और उनको पता भी नहीं होता, और उनको पता भी नहीं होता। थायराइड अगर नीचे जाए ना, एस्ट्रोजन डिस्टर्ब होता ही होता है। ये कंफर्म है, इनका लिंक है आपस में। अच्छा, दूसरा, आपके पास जो इंसुलिन है, अगर आपके पास इंसुलिन ऊपर जाएगा तो आपके पास टेस्टोस्टेरोन ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन सिर्फ मर्दों में नहीं होता, औरतों में भी होता है, कम अमाउंट में होता है। अल्लाह ताला ने उसको एक लगाम दे के रखा होता है। जब इंसुलिन ऊपर जाता है ना, टेस्टोस्टेरोन की लगाम निकल जाती है, और जब उसकी लगाम निकल जाएगी, मेल हार्मोन औरत में ऊपर जाएगा, वो भी आपके एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन के रेशियोज डिस्टर्ब करेगा। तो इंसुलिन ऊपर जाने की तो सबसे बड़ी वजह ही आपके पास ये जंक फूड है और ये कार्ब्स हैं। तो अगर बच्चों का, मैं अक्सर, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ। माँ बाप ज़ाहिर अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, उनको लाड में ना वो इतना खिला के इतना उनका हेल्थ का वो सब कर देते हैं। तो ये इसके लिए ना पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। सो अब जिन इश्यूज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि बच्चियों के फेस पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, बच्चियों को बहुत जल्दी या तो पीरियड्स आ रहे हैं, और अगर जल्दी भी आ रहे हैं तो वो बहुत जल्दी बंद भी हो रहे हैं। दोनों तरफ प्रॉब्लम है। सो क्या करना है? देखिए, लाइफस्टाइल ठीक करने के साथ, अपनी स्लीप हाइजीन ठीक करने के साथ, डाइटरी हैबिट्स ठीक करने के साथ, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन डी लेवल्स का भी ख्याल रखें, आप अपने मैग्नीशियम लेवल्स का भी ख्याल रखें। अगर आप अबव 25 है, इट इज़ नॉट बैड टू टेक अ फ्यू सप्लीमेंट्स, इट इज़ नॉट बैड टू टेक फ्यू जड़ी बूटियाँ जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, बहुत बिल्कुल, जैसे शतावरी है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। शतावरी पे एक बार मैंने पहले भी बात की थी, आयुर्वेदा की जड़ी बूटी है जो 13 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक की हर औरत को यूज़ करनी चाहिए। और अगर आप अपनी बच्चियों को शतावरी यूज़ करवाना छोड़ दें, यूज़ करवाना शुरू कर देना, और साथ उनका लाइफस्टाइल अच्छा रखें, हो सकता है उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। मेरी तो इतनी सारी पेशेंट्स ने शतावरी लेके कंसीव की है, या शतावरी
शतावरी लेने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा अच्छा आता है, पीसीओएस की मैनेजमेंट के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स टॉक्सिक होते हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त जड़ी बूटी है शतावरी, तो वो उसको नीचे ले जाके नॉर्मल कर देती है, और अगर नीचे होते हैं ना तो वो उसको ऊपर ले जाती है। अच्छा। बड़ी ज़बरदस्त। इस तरह अश्वगंधा आपके पास एक हर्ब है, लिमिटेड। शतावरी का तो आप फॉर एवर इस्तेमाल कर सकते हैं ना, अश्वगंधा का आप लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी आपके पास बड़ी ज़बरदस्त एडेप्टोजेनिक हर्ब भी है, हार्मोन को बैलेंस करने वाली हर्ब भी है। बहुत सारे हमारे पास ग्रीन पाउडर्स होते हैं, हमारे पास आंवला होता है, हमारे पास करेला होता है। स्वांजना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड कहती है, औरतों के हार्मोन बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। जब आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं ना, आप साथ कुछ सप्लीमेंटल सपोर्ट भी ले सकते हैं। आपके पास है ना नटल रूट और लीफ, अब पाकिस्तान में बड़ा इजीली अवेलेबल हर्ब है, इसकी आप चाय इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेयरमिंट आपके पास, ये मुंह के बालों वाली जितनी मेरी पेशेंट्स आती हैं उनको मैं स्पेयरमिंट टी आपके पास, ये मैं आपको अल्लाह की बनाई जड़ी बूटियाँ बता रही हूँ, और जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है इतनी अच्छी कंपनियों की। स्पेयरमिंट आपके पास, गुलाब के पत्तों की चाय आपके पास, कैमोमाइल आपके पास, ये सब अब पाकिस्तान में अवेलेबल है और सस्ती हैं ये चीज़ें। हिबिस्कस आपके पास, ये सारी चीज़ें आपके पास हार्मोन्स को लेवल करने में हेल्प करती है। विटामिन डी के लेवल्स का ख्याल करें। मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना, मैग्नीशियम कोई दवाई नहीं है, अगर आपको मैग्नीशियम सप्लीमेंट रोज़ लेना पड़ता है कोई बात नहीं, लें। विटामिन ई लेवल्स का ख्याल रखें। आपकी जो सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन की जो स्टिमुलेशन आती है पिट्यूटरी ग्लैंड से आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दो प्री हार्मोन उसकी स्टिमुलेशन करते हैं, एलएच और एफएसएच। अक्सर अगर आपने अपनी हार्मोनल प्रोफाइल कराई होगी आप उसमें देखते होंगे एलएच एफएसएच लेवल्स लिखे होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। विटामिन ई के लेवल्स अगर अच्छे ना हो, जिंक के लेवल्स अगर अच्छे ना हो, एलएच और एफएसएच यहाँ से ठीक निकलता ही नहीं, आपका एस्ट्रोजन ठीक नहीं निकलता। जिंक की कमी इतनी बड़ी रीज़न है औरतों की ड्राई स्किन की, एक्नी की, टेस्टोस्टेरॉन हाई होने की। तो ये सारी न्यूट्रिशनल हेल्प से आप इसको हरा भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं और बैक टुवर्ड्स नॉर्मेलिटी भी आ सकते हैं। सही। तो इसमें जिन हर्ब्स का भी सहर ने जिक्र किया, ज़रूर आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ होती हैं और आपको मेडिसिन से ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मर्द और ख़वातीन दोनों का एक प्रॉब्लम मुझे ना बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो कि अब ये नफ्सियाती मसला है या बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसला है। अब लोगों को ये लगना शुरू हो गया है कि हमने अपने ऊपर बहुत काम करना है, ख़ास तौर पे स्किन, हम बूढ़े नज़र ना आए। अब उसके लिए आप भाग रहे क्लिनिक्स पे जा रहे हैं, ड्रिप्स लगवा रहे हैं, डिफरेंट प्रोसीजर करा रहे हैं, आप फिर भी वो आपको बार बार बस लूप पे लग गए ना, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद आपने प्रोसीजर कराते चले जाना है। बट हम अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे कि ये चीज़ें हम अब एजिंग वाला प्रोसेस जो है ना उसको हम अच्छे तरीके से भी रोक सकते हैं। ठीक कह रही हूँ मैं बिल्कुल ये सही बात आप कह रही हैं। मैं कहना चाहूँगी कि एजिंग को आपने रोकना क्यों है? एजिंग तो होनी है, उसको आप ग्रेसफुल बनाएं, उसको आप ग्रेसफुल बनाएं, हाँ ग्रेसफुल बनाएं, अच्छा बनाएं। और ऑनेस्टली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि अब इस बात की अवेयरनेस आ गई है कि अगर फेशियल कराना है तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कराना है। और अगर आप वाकई किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ ना, तो उसके क्लिनिक पे हमेशा ये लिखा होता है कि आपने शुगर नहीं लेनी है, आपने अपनी डाइट का, अगर जो वाकई से अच्छे वाले जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो उन्होंने ये लिखा होता है, और वो आपको ये बताते भी हैं कि इसके साथ साथ द ग्लो हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड आउट। अच्छे फेशियल्स आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं, अच्छे सीरम्स आपको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। जहाँ पर मैं खुद ना बोटॉक्स करवाती हूँ ना फिलर कराती हूँ, मेरी शक्ल देख के भी कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है, ना मैं कोई ड्रिप्स वगैरह लगवाती हूँ, वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ। उसकी 2 रीज़न है, एक ये पर्सनल चॉइस है, ठीक है, मैं नहीं करवा रही हूँ मेरी, बट अगर कोई करवाना चाहता है, हमारे यहाँ पे बहुत काबिल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन दूसरा, मैं इसको सोल्यूशन नहीं मानती हूँ कि ये आप कि मतलब आप इससे एजिंग को रोक सकते हैं और एनीथिंग आप कर सकते हैं। एजिंग को आप नहीं रोक सकते हैं, वो नहीं रुकेगी है, आप उसको बेहतरीन बना सकते हैं। और आप जितना मर्जी महंगा प्रोसीजर करवा लें, आप में ग्रोथ तभी आएगी जब आपकी डाइट क्लीन होगी। बड़ों से ये सुना है कि अच्छा खाने वाला इंसान है ना, इसने अच्छा खाया हुआ था इसलिए ना सही कहा है। तो ये वाकई सही होता है कि अगर आपने बचपन में अपनी जवानी में अच्छा खाया हो। आपने हमारी नानियाँ दादियाँ देखी, उन्होंने कौन सा बोटॉक्स कराया था, क्या नूर था उनके चेहरे पे, सही बात, क्या नूर, हमारी माओ के चेहरे पे क्या नूर है, सही बात, ठीक है। हमारी भी जनरेशन सब एवरीथिंग इज गुड, मगर उनके रिंकल्स में भी क्या खूबसूरती है। ये खाली मैं नहीं कहती हूँ, ये सारे कहीं वो रिंकल्स से ऐसा था कि वो प्यारे नहीं लग रहे थे, बिल्कुल वो जैसे प्यारे लग रहे थे वैसे तो कोई बूढ़ा प्यारा लग ही नहीं रहा है। तो उसकी रीजन अच्छी नीयत, मेहनत और
लोगों के काम आने के साथ साथ ये भी थी कि उन लोगों की खुराकें बहुत साफ़ थी। मुझे याद है मेरी मामा बताती होती थी कि हमारी नानी उनको मुरब्बे घर के बना के खिलाती थी, वो उनका वहाँ से देसी घी निकलता था, वो आता था वहाँ। सो यू नो ये चीज़ें आपको अंदर से, आप दुनिया का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी फेशियल करा लें, अगर आप जंक फूड खाती हैं या खाते हैं, अब तो मर्द भी कराते हैं, आप जो भी नीडल लगवा लें, आप में ग्लो नहीं आनी है, ये तो कंफर्म बात है। देख लें फिर आपकी हेल्थ और आपकी डाइट कितनी मैटर करती है। वो आप फिर स्किन पे जो मर्जी कराते रहें, आपका अंदर अगर अच्छा नहीं होगा या आप हेल्दी फूड अगर नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन आपकी प्रॉपर नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी स्किन पे खुद ब खुद नज़र आएंगी। जितनी मर्जी आप एफर्ट करके अपने स्किन के प्रोसीजर करा लें, तो ये चीज़ें जो है ना, वो जो एजिंग वाला मैंने कहा ना कि सब लोग बेचारे परेशान हो गए कि हम जल्दी बूढ़े ना हो जाएं। सो उसके लिए आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और आपको बहुत ज़्यादा ख्याल ये रखना है कि आप डाइट अच्छी लें। अच्छा, आजकल लोगों में ये भी बहुत ट्रेंड हो गया है कि हमें कुछ मल्टीविटामिन देते हैं, खवातीन में भी मर्दों में भी। मल्टीविटामिन हेल्प करती हैं? विटामिन्स इज़ नॉट अ बैड आइडिया, 10-12 मैं रोज़ लेती हूँ, मगर मल्टी विटामिन्स के मैं इतने हक में नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि एक ही विटामिन दे दें जिसमें सब कुछ हो, उसके मैं इतने हक में नहीं। उसकी रीज़न है कि मेजॉरिटी जो आपके पास, अगर तो आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, देन मल्टी विटामिन और आप रखना इज़ अ गुड आइडिया, बिकॉज उसमें अगर आप कभी उसका ब्रेकडाउन पढ़े ना पीछे, उसमें जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली अपनी RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस से नीचे होते हैं, यानी जितनी आपको डेली रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर आपको कोई इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, आपको कोई स्किन के इश्यूज़ हैं, आपको बोन के इश्यूज़ हैं, आपको हार्मोन के इश्यूज़ हैं और आपको गट के इश्यूज़ हैं, मल्टीविटामिन आपको क्यों हेल्प नहीं करेगा? आपको ऑलरेडी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। Exactly. मल्टीविटामिन में सब विटामिन की मिला के डोज ही कम होती है, तो आपको सेपरेट विटामिन और मिनरल लेना चाहिए, खुद से नहीं, ऑफ कोर्स अपने डॉक्टर से और अपने हेल्थ कोच से जिसको नॉलेज है उससे पूछ के। If you are an otherwise healthy person, yes, a multivitamin can help. Yes. लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करती हूँ। जैसे मैं कॉड लिवर ऑयल 3 महीने लेती हूँ, उसके बाद 2 महीने नहीं लेती हूँ। ठीक है। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, डी होते हैं, ओमेगा 3 होते हैं। आजकल मैंने अपना विटामिन ई, कॉड लिवर ऑयल, ये सब कुछ छोड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप रोज़ ही लेते हैं। मैग्नीशियम मैंने रोज़ लेना है। अच्छा, बिल्कुल। और जैसे शतावरी जो है वो मैंने रोज़ लेनी है। त्रिफला पाउडर वो तो चलो हर्ब्स में आ गया, वो मैंने रोज़ लेना है। अपनी हड्डियों के लिए कार्टिलेज सप्लीमेंट्स जैसे कॉन्ड्राइटन, ग्लूकोजामिन, वो मैंने रोज़ लेने हैं। कोलेजन मैंने डेली लेना है। कुछ चीज़ें जो है डेली, लेकिन कुछ विटामिन्स अगेन ये आपको नॉलेज के साथ आपके साथ डॉक्टर बता सकते हैं। जिंक मैं बीच में छोड़ देती हूँ, कॉड लिवर ऑयल छोड़ देती हूँ, विटामिन ई छोड़ देती हूँ। सही। स्विच ऑन स्विच ऑफ। आयरन की कमी क्या क्या प्रॉब्लम करती है, खास तौर पे खवातीन में? दिस इज़ अ ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा, आयरन की कमी आपके पास हर तरह का ही प्रॉब्लम कर सकती है, आपकी मेंटल एक्टिविटी से लेके, आपकी गट हेल्थ से लेके, आपकी इम्यूनिटी से लेके, आपकी फर्टिलिटी तक। क्योंकि इवन के आपकी जो फर्टिलाइजेशन है उसमें भी आपके पास आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन सप्लीमेंट्स से ज़्यादा बेटर आपके पास एक ऑप्शन अब तो पाकिस्तान में अवेलेबल हो गई है, आयरन फिश होती है। बिकॉज मोस्टली अब तो पाकिस्तान में, ये सब लोग गूगल कीजिएगा कि लकी आयरन फिश क्या चीज़ है। ये पहले कैम्बोडिया में लॉन्च हुई थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों में आयरन की कमी बहुत पाई गई थी। तो ये एक फ़िश की नुमा में आपके पास आयरन सप्लीमेंट होता है। अब ये पाकिस्तान में लॉन्च हो गया हुआ है, आप लोग सर्च करके अपने लिए, सबको बल्कि अपने घरों में रखना चाहिए। आप अपना सालन पकाएं, उसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने आयरन फिश डालनी है। अच्छा, ये जिन लोगों को जेनेटिक आयरन की कमी है ना, उसको नहीं दूर करती है। इसके अलावा हर एक को, ये आप 5 दिन के बच्चे के सालन में भी डाल सकते हैं, इसका कोई ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, ये FDA अप्रूव्ड होती है, आप लोग सर्च कर सकते हैं अपने तौर पे। आप 5 दिन के बच्चे के सालन में भी डाल सकते हैं, प्रेग्नेंट खवातीन भी ले सकती हैं। सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स की कोई टेंशन ही नहीं है। 10 से 15 मिनट आपने अपने सालन में उबालनी है, वो 10 मिलीग्राम आयरन रिलीज कर देती है सालन में। ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, बाकी दुनिया में तो थी। मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे सुन रही हूँ जी, बिकॉज ये रिसेंटली लॉन्च हुई है। Great. तो आप उसको निकालेंगे और आप उसको तौलिए से अच्छी तरह सुखा देंगे, बिकॉज वो आयरन है और वो रस्ट ना हो जाए। और अब तो पूरे पाकिस्तान को आयरन की कमी नहीं होगी। आप सर्च करें इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है आयरन फिश। चलें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आयरन की कमी अगर आपके खवातीन में ख़ास तौर पे है, तो मैं देखती हूँ कि रंगत भी, हम क्रीम्स लगा रहे होते हैं, दवाइयाँ दूसरी खा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आयरन की कमी की वजह से खवातीन जो थकी हुई महसूस करती हैं, बहुत सारी खवातीन जो घर में हाउसवाइफ हैं, उनके साथ ही बड़ा इशू चल रहा होता है। तो कोई आयरन सप्लीमेंट अगर वो चाह रही है ना, तो वो इजी है लेना, कि आप सेफ है, ले सकती हैं? आयरन सप्लीमेंट्स के मैं हक में नहीं हुआ ना, इससे मैं आयरन फिश की भी बात कर रही थी। वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, आपके गट के लिए बड़ा जहाद होता है उनको डाइजेस्ट करना। वो मोस्टली पेशेंट्स को या कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं या डायरिया कर देते हैं। तो इट इज़ बेटर अगर आपके पास एक ऐसी चीज़ अवेलेबल है जो आपको सप्लीमेंट से ज़्यादा आयरन दे रही है, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, आप वो लें।
पहले तो बच्चों में अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो बच्चों के लिए कुछ बता दें हमें। बच्चों में अगर आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन फिश के साथ साथ आप उनकी डाइट में कलेजियाँ रखें, आप उनकी डाइट में कीमे रखें। अगेन औरतों की डाइट में भी आप उनकी डाइट में जो है आंवला ज़रूर रखें शामिल। आंवला आपके पास इस दुनिया में विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए हाई लेवल्स ऑफ विटामिन सी चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी विटामिन सी नहीं बनाती, हमने इसको बाहर से लेना होता है। आप आंवला पाउडर अपने बच्चों की रूटीन में इंक्लूडेड रखें, आप अपने बच्चों की रूटीन में गोश्त इंक्लूडेड रखें। और मैं एक और बात बता दूं, आप शुगर और रिफाइंड फूड अपने बच्चों की डाइट से कम करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शुगर लेते हैं आपके जिस्म से बी विटामिन्स निकलते हैं। आपका जो विटामिन B6, B9 और B12 है वो भी खून बनाने में हेल्प करता है, तो फिर प्रॉब्लम होती है आपके पास। सही। तो हम तो अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, जब वीनिंग की तरफ लेके जाते हैं, स्टार्ट कराते हैं कुछ खाना पीना, तो हम बहुत स्वीट चीज़ों से, हमने अगर साबूदाना बना रहे हैं, कोई खीर बना रहे हैं, कोई इस तरह से सूजी की खीर बना रहे हैं, मीठे से आगाज़ कर रहे होते हैं। तो मीठा बिल्कुल स्टॉप कर देना, मीठा बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ट्रेडिशन हमें हार्म कर रही है, और ये आसान काम नहीं है लोगों के जहन में उतारना, ये मुझे पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लें जी, हमने अभी जाना है जी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आते हैं तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ सहर चावला मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, अब बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जा रहे होते हैं कि अच्छा अब ब्राउन राइस आप बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, शुगर फ्री हमारे पास जितनी ड्रिंक्स हैं आप वो ले सकते हैं, शुगर के जितने ऑल्टरनेट हैं, स्टीविया, जो भी हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं वो आप चाहे जितनी दफ़ा मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय कॉफ़ी आप जितनी दफ़ा मर्जी इस्तेमाल करें हैं। अच्छा, मैंने बाय द वे किसी से सुना चाय भी आपका वेट गेन कराती है, इज़ इट ट्रू? चाय आपका वेट तब गेन कराएगी जब आप उसमें डेयरी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ब्लैक टी ले रहे हो उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती हैं। लेकिन ब्लैक टी भी आपने अप टू 75 या ब्लैक कॉफ़ी भी आपने अप टू, क्योंकि जिसमें दूध होता है ना, मैं तो उसको चाय और कॉफ़ी कहती नहीं हूँ, वो तो चाय है ही नहीं ना। असल में चाय जो आई है वो तो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी, तो हमने इसको ऑल्टर किया है। आपके पास कोई कैलोरी नहीं होती है, तकरीबन निग्लिजिबल कैलोरी होती है ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी में। लेकिन वो भी अप टू 2 कप से ऊपर, 75 मिलीग्राम से ऊपर आपने क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि अगर वो भी आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप लोग इसको गूगल कीजिएगा, वो भी आपको इंसुलिन हिट देता है, वो भी आपको कॉर्टिसोल स्पाइक देता है। अगर वो भी इंसुलिन और कॉर्टिसोल स्पाइक देगा तो इंसुलिन आपके पास एनाबॉलिक हार्मोन है, कॉर्टिसोल आपके पास फैट गैदर करने वाला हार्मोन है। ये वाले हार्मोन ऊपर जाएंगे तो आपकी जो है वो फैट गैदर होगी। अगर आपका कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा आपकी स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्ब होगी और अल्टीमेटली बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी। फिर आप बहुत ज़्यादा कैफीन लेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी। एक डिहाइड्रेटेड बॉडी सूजी बॉडी होती है, इन्फ्लेम्ड बॉडी होती है। तो वो डायरेक्टली तो वेट नहीं बढ़ाते हैं, इस तरह से आपके पास वेट बढ़ाते हैं। अगर आप स्वीटनर्स की बात कर लें, स्वीटनर में एक ही चीज़ है जिसमें कैलोरी नहीं है, और वो है अगर आप ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर स्टीविया लेते हैं तो स्टीविया इज़ एन एक्सेलेंट ऑप्शन। उसको दिन में जितनी बार मर्जी यूज़ करें, लेकिन याद रखें कि सफ़ेद स्टीविया मत लें। सफ़ेद स्टीविया में मोस्टली शुगर शामिल किया होता है और वो बाहर इंग्रेडिएंट्स में लिखा भी नहीं होता। जब भी स्टीविया लें किसी अप्रूव फूड अथॉरिटी अप्रूव्ड कंपनी से लें, ग्रीन कलर वाला स्टीविया लें। और असल स्टीविया की पहचान पता है क्या होती है? उसका बिटर आफ्टर टेस्ट होता है ना, थोड़ी सी कुड़ातन मारता है वो में। ये असल स्टीविया की पहचान होती है और हरे कलर का होता है। सही सही। अब वो जो मैं पूछ रही थी कि अगर आप ड्रिंक्स ले रहे हैं शुगर फ्री है तो भाई आप करें कि भाई मैं तो सेफ हूँ, मैं तो शुगर फ्री ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं। अभी आप ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके नाम टाइप करें, उनके इंग्रेडिएंट्स टाइप करें, और अगर आपको ज़रा भी इंग्लिश पढ़नी आती है ना, इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स निकल आएंगे कि वो कैंसरस हैं। इतने सारे इंटरनेशनल मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन के जर्नल्स में पब्लिश्ड आर्टिकल्स लेकर आएंगे। मैं पहले मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर होती थी, आपको पता है, और मैं ये स्वीटनर्स वाला चैप्टर भी पढ़ाती होती थी। जो आपकी मेडिकल की बुक्स हैं, पब्लिश्ड इंटरनेशनल बुक्स हैं, लिपिनकॉट वगैरह, इन सब में इन स्वीटनर्स की बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि ये किस तरह से आपके पास कैंसरस हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स तो बिल्कुल भी नहीं। शुगर फ्री ड्रिंक्स, मैं अक्सर इनफैक्ट लोगों को ये कहती हूँ, मेरा अगर कभी चीट डे हो, सारे महीने डेढ़ में मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ, तो मैं शुगर फ्री ड्रिंक की जगह मैं रेगुलर कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देती हूँ अगर मेरा दिल भी करे तो, कि कम से कम उसमें वो कैंसर, वो भी अच्छी नहीं है, वो भी चीनी से भरी है, फॉस्फोरिक एसिड से भरी है, लेकिन कम से कम उसमें वो कैंसर वाला स्वीटनर तो नहीं होगा ना। तो अगर आपने महीने में एक आध बार ड्रिंक पीनी है ना, उससे अच्छा आप रेगुलर वाली ले लेंगे। मैं बात ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, वो भी अच्छी नहीं है, लेकिन चले अगर कभी आप किसी शादी में चले गए हैं, पीनी पड़ी गई है, शुगर फ्री तो बिल्कुल भी नहीं। चले जी, वो जो आप कहते हैं ना, ये शुगर फ्री आइसक्रीम थी, ये शुगर फ्री केक था, ये शुगर फ्री बेकरी प्रोडक्ट थी, तो ये खतरनाक है, और कहाँ किस हद तक खतरनाक है वो भी आपको सहर ने बता दिया। एक अच्छा सा डाइट प्लान जो तमाम बच्चियों के लिए, मैं डिफरेंट यहाँ पर लोग फॉलो कर रहे होते हैं डाइट प्लान।
बहुत ज़्यादा वो फिर हेल्थ इश्यूज भी बाद में हो जाते हैं। एक अच्छा सा सेफ डाइट प्लान जो सब लोग ले सकते हैं। ऐसा कोई प्लान नहीं है जो सब लोग ले सकते हैं, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है ना, मुझ पे जो प्लान वर्क करेगा वो आप पे वर्क नहीं करेगा, ये मैं कभी भी नहीं बोलूँगी। लेकिन एक मैं आपको ये बता देती हूँ कि बच्चियों के लिए जो डाइट अच्छी है वो ये है जिसमें फाइटोएस्ट्रोजन ना, शादियों से पहले ना, ये आपको पता है नवंबर दिसंबर शादियों का सीजन होता है और सब लोग चाह रहे होते हैं, सब बच्चियां, के भाई हमने अब अपने आप को मेंटेन करना है। तो वो कुछ लोग तो बिल्कुल क्रैश डाइट की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही बहुत ज्यादा भी खाना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कोई अच्छा सा बता दें। फाइटोएस्ट्रोजेंस जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हों, आपने अपनी हेल्थ भी मेंटेन रखनी है, आपका वेट भी कंट्रोल्ड रहेगा और आपकी हार्मोनल प्रोफाइल भी अच्छी रहेगी। फाइटोएस्ट्रोजेंस किन चीज़ों में ज़्यादा है? आपके पास सीड्स में ज़्यादा है, खासकर फ्लैक्स सीड्स में, पम्पकिन सीड्स में, आपके पास सेसमी सीड्स में, आपके पास सनफ्लावर सीड्स में, आपके पास जितनी भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल हैं वो बच्चियों के हार्मोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे गोभी हो गई, जैसे लेटिस हो गया, स्पिनिच हो गया, केल हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली अगर आप ले सकती हैं। तो फलों में अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा फाइटोएस्ट्रोजन अनार में है और बेरीज में है और सिट्रस में है, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी फर्टिलिटी और हार्मोन्स अच्छी करना चाहती हैं, सब बच्चियाँ ओमेगा 3 हाई वाली डाइट होनी चाहिए। फैटी फिश लें आप, अंडे की जर्दियाँ लें आप, देसी घी लें आप। ये जो हम कहते हैं ना बच्चियों को फॉलिक एसिड शादी से पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, तो फॉलिक एसिड वाकई बहुत हेल्प करता है फर्टिलिटी में? करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फॉलिक एसिड शुरू में इसलिए आपको लेना चाहिए क्योंकि जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब होती है ना वो पहले 3 महीने में बनती है, और न्यूरल ट्यूब बनने के लिए फॉलिक एसिड विटामिन B9 चाहिए होता है। अगर उसकी कमी हो ना तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आ जाता है। इसलिए कंसीव करने की प्लानिंग से भी 3 महीना पहले आपको फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड के जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो आपके पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल और गोश्त हैं, बट स्टिल फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट थोड़ी देर ले लेना चाहिए अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे ये बता दीजिएगा वो चीज़ें जो हमें अपनी डाइट से अवॉइड करनी है। मीठे के साथ साथ हम समझ होते हैं स्पाइसेस खा रहे हैं या ऑयली चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए ये भी नुकसानदेह होती है। ऑयली भी आपके पास बॉडी में अल्टीमेटली जाके जो है वो फैट बनाती है, लाइपोजेनेसिस करती है। ऑयली तो मैं तो कहती हूँ ऑयली चीज़ें जो है ये तो साइलेंट ब्रेन किलर हैं आपके पास। जितने भी ट्रांस फैट्स हैं, जितनी भी तली चीज़ें हैं, हमारी बॉडी में तो एंजाइम्स ही नहीं है इनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये तली चीज़ों से भी दूर है, प्रोसेस्ड फूड से और डेली मेड से भी दूर है, जो आर्टिफिशियल ड्रेसिंग्स और सॉसेस डाली होती हैं, सोया सॉस वगैरह, प्लीज़ इनसे दूर रहें। एक और क्वेश्चन, हमारे पास बहुत सारे लोग ना वो चूजी हो गए हैं मिल्क की ऑप्शन को लेके भी ना, कि डब्बे वाला दूध लें, पाउडर मिल्क लें, बड़े छोटे सभी, फिर इसके अलावा खुला दूध इस्तेमाल करें या ना करें। इसी तरह योगर्ट में भी हमारे पास फ्लेवर्ड योगर्ट आ चुकी हुई हैं और बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? फ्लेवर्ड योगर्ट तो बिल्कुल आइसक्रीम है, बिल्कुल भी ना दें अपने बच्चों को। कोई 40 ग्राम शुगर होता है उसके एक डब्बे में। अच्छा। मैं आपको बताऊं जो नॉर्मल 36 ग्राम, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, एक किताब है, अभी गूगल कीजिएगा, डीप न्यूट्रिशन, उसमें लिखा हुआ है 36 to 40 ग्राम, उसमें पब्लिश हुआ हुआ है रेफरेंस के साथ शुगर होता है आपके पास फ्लेवर्ड योगर्ट में। डीप न्यूट्रिशन बुक का नाम है। आपके पास जो नॉर्मल एक डब्बे जितना योगर्ट होता है ना, उसकी सर्विंग में 12 ग्राम शुगर होता है, लैक्टोज, जो कि मिल्क का नेचुरल शुगर है। फ्लेवर्ड में 36 से 40 ग्राम होता है। Oh my God. वो बहुत ज़्यादा मीठा है। बिल्कुल ना सोचा करें कि आपने कोई बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया अपने बच्चों को ग्रोसरी स्टोर से फ्लेवर्ड योगर्ट जो है वो लेके। देखिए, दूध जो है आपके पास, अगर आपको दूध सूट करता है तो दूध इज़ अ ग्रेट आइडिया। अगर दूध सूट नहीं करता तो इट इज़ अ बैड आइडिया। ओके, यस, ठीक है। और वो जो हमें लग रहा होता है कि जी डब्बे वाला दूध जो है वो ज़्यादा सेफ है, पाउडर मिल्क ज़्यादा सेफ है। पाउडर मिल्क तो नहीं, ठीक है, डब्बे वाला दूध इज कंपैरेटिवली अ बेटर ऑप्शन, बट पाउडर्ड मिल्क तो नहीं, इट इज़ नॉट मिल्क, इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा देखने वालों के लिए कि अपने आप को एजुकेट करना ना छोड़ें, और एजुकेशन के लिए जो भी रिसोर्स ढूंढते हैं उस रिसोर्स की ऑथेंटिसिटी ज़रूर देखें, ऐसे ही किसी की बात पे यकीन ना कर लिया करें। बिल्कुल, ये हमारे पास तो ये ट्रेंड बन चुका है ना, और सोशल मीडिया लोगों के लिए आसान वो एक मिल चुका है, फलां ने ये किया, फलां का एक्सपीरियंस ये था, फलां का वेट ऐसे। और मैंने खुद ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि कोई ऐसा डाइट प्लान जो सबके लिए हो, तो सबके लिए कुछ नहीं होता। ये जो हमने सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ स्टार्स देख के, लोगों को देख के आइडियलाइज करके कि अच्छा उसने इतनी देर में वेट कम किया, उसने इतनी देर में अपनी स्किन के साथ ये किया, तो मैं भी कर लूँ। हर किसी का एक बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अल्लाह ताला ने हर किसी को डिफरेंट बनाया, हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो ये आपको कोई स्पेशलिस्ट बता सकता है, आपके इश्यूज़ को देखते हुए, आपकी सारी प्रोफाइल को देखते हुए। कोई मेडिकल हिस्ट्री देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये जो हार्मोन हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और हम एक दूसरे को देख के जो डाइट प्लान फॉलो कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हम अपने साथ क्या उल्टा काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कितना बुरी तरह से आने वाला है। खैर,
सब कुछ कीजिए अपने साथ, जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, लेकिन सेफ और एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपने डॉक्टर से अच्छी सी प्रोफाइल अपनी चेक कराएं, सारी मेडिकल हिस्ट्री लें, उसके बाद आप तमाम चीज़ें सेफ तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आप तक अच्छा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं।